हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं दी करंट अफेयर शो का एपिसोड नंबर 36, जिसमें हम लास्ट वीक यानी कि 21 जून से लेकर 27 जून तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो का हम एक नया एपिसोड लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड करंट इवेंट मैंने इसमें रखे हैं आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान के साथ देखिएगा। और हर एपिसोड का पीडीएफ फाइल आपको वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, जो हमारी जनरल अवेयरनेस की बुक काफी टाइम से शॉर्ट चल रही थी, वो फिलहाल स्टॉक में आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ। सब लोग जानते हैं, काफी सारे एपिसोड्स के अंदर आपको बता चुका हूं, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाला है वो हमारा 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 में होने वाला है, क्योंकि 2020 में पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। अब भारत का जो ऑफिशियल सॉन्ग है टोक्यो ओलंपिक के लिए वो लॉन्च हो चुका है। इसी बुधवार को दिल्ली के अंदर एक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहां पर इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। इस थीम सॉन्ग को जो गाया है वो बॉलीवुड के फेमस प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने गाया है। बुधवार को जो दिल्ली के अंदर ये इवेंट हुआ था, इसके जो चीफ गेस्ट थे वो स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू थे, और भी काफी सारे बड़े बड़े लोग इस इवेंट में शामिल हुए थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो थीम सॉन्ग है इसका टाइटल क्या है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, लक्ष्य तेरे सामने है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछे जाने की कि टोक्यो ओलंपिक के लिए इंडिया का जो थीम सॉन्ग है उसका टाइटल क्या है, या फिर वो थीम सॉन्ग क्या है, लक्ष्य तेरे सामने है। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। कहां पर ये इवेंट हुआ था जहां पर ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया? दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। और ओलंपिक कब होंगे? हमारे 23 जुलाई से चलने वाले हैं और 8 अगस्त 2021 तक टोक्यो ओलंपिक चलने वाले हैं। टोक्यो इस बार इसको होस्ट कर रहा है जापान के अंदर, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट करंट इवेंट के बारे में। जमशेदजी टाटा, दुनिया के सबसे बड़े दानवीर। फ्रेंड्स, हाल ही में लास्ट सेंचुरी के 50 सबसे बड़े दानवीरों की एक रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे पहले सवाल उठता है कि यह रिपोर्ट किसके थ्रू जारी की गई है। यहां पर नीचे देखिए, हुरुन और एडेलगिव फाउंडेशन के थ्रू इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसने इंफॉर्मेशन दी है कि जमशेदजी टाटा दुनिया के सबसे बड़े दानवीर है लास्ट सेंचुरी के। इसमें किन किन के नाम है, दूसरे स्थान पर कौन है इंडिया से और कौन है, वो भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले आप ये समझिए जमशेदजी टाटा है कौन। जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप्स है, यानी कि जो नमक से लेकर और सॉफ्टवेयर तक आज इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुका है इंडिया के अंदर, पूरी तरीके से फैला हो चुका है वर्ल्ड वाइड के अंदर, उसके ये फाउंडर हैं टाटा ग्रुप्स के। अब सवाल उठ रहा होगा, अगर ये फाउंडर है तो रतन टाटा कौन है? तो चलिए एक बार टाटा फैमिली के बारे में आपको समझा देता हूं, ऑब्वियसली काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये देखिए टाटा फैमिली के बारे में एक बार। जमशेदजी टाटा जो कि फाउंडर है टाटा ग्रुप के, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के अंदर हुआ था। इनका जो देहांत हो गया था वो 19 मई 1904 में हो गया था, ठीक है, जर्मनी में इनका देहांत हुआ था। अब देखिए, ये रतन टाटा के एक तरीके से परदादा हैं। परदादा के बारे में आप जानते हो। देखिए, जमशेदजी टाटा जो कि फाउंडर हैं टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, उनके बाद उनके बेटे रतनजी टाटा ने टाटा को संभाला, उनके बाद उनके बेटे नवल टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला, उनके बाद नवल टाटा के बेटे रतन टाटा ने फिलहाल टाटा को संभाला हुआ, यानी कि टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। तो देखिए, यानी कि एक तरीके से इनके परदादा हैं जमशेदजी टाटा, जो कि 1900 यानी कि जो सेंचुरी थी लास्ट सेंचुरी, उसके सबसे बड़े दानवीर साबित हुए हैं। अब देखते हैं और कौन कौन है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें 50 लोगों का नाम है। दुनिया में सबसे बड़े दानवीर लास्ट सेंचुरी के जमशेदजी टाटा जो कि एक इंडियन है, ठीक है, जिन्होंने दान किया टोटल लास्ट सेंचुरी में वो 102.4 अमेरिकी डॉलर का इन्होंने दान किया था। 102 अरब अमेरिकी डॉलर का इन्होंने दान किया। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जो कि यूएस है, आप जानते हो, उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स की, उन्होंने 74.6 अरब डॉलर का दान किया था लास्ट सेंचुरी में। और नेक्स्ट है हेनरी वेलकम, जो कि यूके के थे, 56.7। नीचे ये लिस्ट जा रही है। नंबर 12 पर वॉरेन बफेट के बारे में जानते होंगे, जो कि ग्रेट इन्वेस्टर माने जाते हैं, 37.4, ये भी अमेरिकी। नंबर 12 पर आते हैं अजीम प्रेमजी, जो कि एक इंडियन है, यानी कि जो विप्रो कंपनी है इंडिया की, आपको पता है, उसके चेयरमैन हैं। और लगभग इन्होंने लास्ट सेंचुरी में 22 अरब डॉलर
अमेरिकी डॉलर इन्होंने दान किया था। और अगर फिलहाल की बात करें तो सबसे बड़े जो दानवीर हैं इंडिया के अंदर वो अजीम प्रेमजी ही है। तो ये पूरी लिस्ट है लास्ट सेंचुरी की। इस लिस्ट को हाल ही में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को किसके थ्रू जारी किया गया है वो मैं आपको बता चुका हूं, हरून एड लेगिव के थ्रू इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस टाइप की रिपोर्ट। नेक्स्ट करंट इवेंट है, केंद्र सरकार ने इन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। आप सभी लोग को पता है इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला चला हुआ है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 2 और गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट किया जाएगा। कौन कौन से बैंक? भारत के अंदर फिलहाल 12 गवर्नमेंट बैंक एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी के ये बैंक आप देख रहे हैं। इनमें से 2 बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने की घोषणा कर दिया। कौन कौन से वो बैंक है यहां पर देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसमें से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि अपनी 51% की साझेदारी वो बेचेगी, कंप्लीट ही बेचेगी। पहले चरण में, पहले स्टेप में 51% बेचेगी, बाद में बाकी का बेचेगी। साथ ही इनकी जो शेयर मार्केट की वैल्यू है वो भी बताइए। टोटल जो वैल्यू है वो लगभग 44,000 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू है, जिसमें से हमारी इंडियन ओवरसीज बैंक की जो मार्केट कैप है वो 31,641 करोड़ रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है आजकल इंडिया के अंदर। तो 2 और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होने की घोषणा हो गई है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं हाल ही में कौन कौन से बैंक को प्राइवेट किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मैंने आपको अभी ओलंपिक के बारे में बताया कि 23 जुलाई से ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। तो हाल ही में यार 23 जून भी गई है। तो हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है और ये 23 जून 1948 से मनाना शुरू हुआ था। इस बार जो इस दिन का थीम था वो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे, ये थीम था। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार थीम भी पूछ लिया जाता है। और फ्रेंड्स ये दिन क्यों मनाया जाता है? स्पोर्ट को वर्ल्ड वाइड अपने अपने देश में प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, जितने भी युवा पीढ़ी है उनको स्पोर्ट के बारे में जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट में अपनी रुचि दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट में अपनी हिस्सेदारी दें और अपने देश को आगे लेके जाएं स्पोर्ट के अंदर। इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है हर साल 23 जून को, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। समझ गए ना? नेक्स्ट करंट इवेंट है 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। हाल ही में 21 जून गया है, तो इसी दिन वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में मनाया गया है, यानी कि विश्व संगीत डे। यार मुझे तो बहुत पसंद है संगीत सुनना, और ये दिन मनाना जो शुरू हुआ था 21 जून 1982 में इस दिन को मनाना शुरू किया गया था फ्रांस में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। इस दिन क्या हुआ था, कैसे मनाया गया? अमेरिका का एक सिंगर था बहुत फेमस, जोएल कोएन, इसने इस दिन यानी कि 21 जून को एक बहुत बड़ा जलसा निकाला था म्यूजिक का, यानी कि बहुत बड़ा कॉन्सर्ट किया था, ठीक है, जिसमें काफी सारे देशों ने भी भाग लिया था। और इसी दिन से ये दिन मनाना शुरू हो गया। अब क्या क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं कहीं बहुत सारे फ्री कॉन्सर्ट होते हैं बड़े बड़े लेवल के ऊपर, और कुछ लोग कुछ करते हैं। भारत के अंदर भारतीय संस्कृति को प्रमोट किया जाता है, थोड़ा सा अपने अपने स्टेट के संगीत को बढ़ावा दिया जाता है। तो अपने अपने तरीके से वर्ल्ड वाइड ये दिन मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। इस बार इसका जो थीम था नोट करिएगा, म्यूजिक एट द इंटरसेक्शन, इस बार इसका थीम था। यही मकसद है इसका भी, लोगों को टेंशन फ्री करना। म्यूजिक चाहे बुरा हो रहा हो चाहे भला हो रहा हो, कोई कितनी टेंशन में हो क्या फिर कुछ भी खुशी का दिन हो, तो म्यूजिक सबकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए म्यूजिक को प्रमोट, क्योंकि बताया गया है कि म्यूजिक एक मेडिसिन की तरह काम भी करता है। तो थीम नोट कर लीजिएगा। यार कोई बंदा कमेंट करके एक दिन बोल रहा था कि भैया इंपॉर्टेंट डेज मत कराया करो करंट अफेयर शो में। यार करंट अफेयर शो में इंपॉर्टेंट डेज बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो 2-3 इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन बनते हैं। या तो उसका थीम पूछ लिया जाएगा, या फिर वो दिन कब मनाया जाता है। जैसे कि 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है, 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कौन सा दिवस है वो, योग दिवस।
21 जून को विश्व भर में विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से योग दिवस मनाना शुरू हुआ था, आप सभी लोग जानते ही होंगे। और इंडिया को वर्ल्ड वाइड योग गुरु माना जाता है। इंडिया को योग गुरु के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि योग को जो सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है, सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, वो इंडिया के थ्रू ही दिया गया है। इस बार जो इसका थीम था, लास्ट वाले एपिसोड में मैंने आपको कुछ और बताया था, क्योंकि एट ए टाइम इस थीम को चेंज किया गया था, नया थीम बनाया गया था। इस बार थीम था इस बार योगा फॉर वेलनेस। योगा फॉर वेलनेस, योगा दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर वेलनेस। याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, 2015 से मनाना शुरू हुआ था। वर्ल्ड योगा डे छठा योगा डे इस बार मनाया गया। ठीक है, हिसाब लगा लीजिएगा अगर कुछ गलत हो गया हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एम योगा ऐप लॉन्च। 21 जून को जब योगा दिवस मनाया गया, उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है एम योगा। ये एप्लीकेशन WHO के साथ मिलकर भारत ने बनाया है। इस एप्लीकेशन की खास बात क्या है? इस एप्लीकेशन में बहुत सारे वीडियो कोर्सेज रहने वाली है, वीडियोस रहने वाली है, जिसमें योगा की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, जो कि डिफरेंट देश की लैंग्वेज में होगा, यानी कि चाइनीज में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, फ्रेंच लैंग्वेज में भी होगा, स्पेनिश लैंग्वेज में भी होगा। यानी कि वर्ल्ड वाइड इस एप्लीकेशन को यूज किया जा सकता है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस ट्रेनिंग होगी, योगा के प्रशिक्षण दिए जाएंगे इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो नाम याद रखिएगा, एम योगा ऐप किसने लॉन्च की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के साथ मिलकर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। कब किया गया? 21 जून को योगा दिवस के मौके पर। आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसको नाम दिया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। और इस बार इस रिपोर्ट का 15वां सेशन था, यानी कि 15वीं बार इस रिपोर्ट को इस बार जारी किया गया। यह एक वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट होती है। इस बार इस रिपोर्ट में लगभग 163 देश थे, यानी कि 163 देशों के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी गई है कि दुनिया में सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि दुनिया का सबसे शांतिप्रिय जो देश है वो आइसलैंड है। तो हमें तो ये देखना है कि भारत को इस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग मिली है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली ये भी बनेगा। तो फ्रेंड्स, भारत को यार इसमें काफी गंभीर रैंक मिली है, जो कि 135 रैंक है। 163 में से 135वीं रैंक भारत को मिली है, यानी कि भारत कोई खास शांतिप्रिय देश नहीं है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और भी देख लेते हैं, आइसलैंड पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। आइसलैंड तो ऑब्वियसली पहले स्थान पर होना ही था, क्योंकि एक कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, साथ ही कल्चरल हब माना जाता है। बहुत ही बढ़िया कंट्री मानी जाती है, अपने काम से काम रखता है, बिजनेस पे ज्यादा फोकस करता है, डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अपने पड़ोसी देश को भी देख लेते हैं कि इस इंडेक्स में क्या क्या नंबर मिले हैं। भूटान 22वें स्थान पर है, काफी अच्छा है, पड़ोसी देश है, काफी शांतिप्रिय देश है भारत के अकॉर्डिंग। साथ ही नेपाल को 85वां स्थान इसमें मिला है, बांग्लादेश को 91वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 95वां स्थान मिला है, साथ ही पाकिस्तान को 150वां स्थान इस रिपोर्ट में मिला है। यानी कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी है, भारत से भी 150वें स्थान पर है। तो चलिए नेक्स्ट करंट इवेंट की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, नोट करिए ये चीजें। भारत और अमेरिका ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया। अब देखिए, हाइड्रोजन टास्क फोर्स ये कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही ये कोई भारत और अमेरिका का एयरफोर्स प्लान है। ठीक है, उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड ये बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है, ये एनर्जी से रिलेटेड है। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था काफी टाइम पहले। एक फोरम यहां पर बैठाई गई थी, फोरम ज्वाइन की गई थी, जिसको नाम दिया गया USISPF, यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसके तहत एक और पार्टनरशिप, एक और समझौता हुआ था जिसको नाम दिया गया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, SCEP। ठीक है, इसमें दोनों देश मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अब SCEP के तहत ही हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया गया है अमेरिका और भारत ने। इससे क्या होगा, ये है क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये जो भारत के अंदर जो एनर्जी सुरक्षा, एनर्जी की सिक्योरिटी है, उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देगा। सिंपल भाषा में ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा, यानी कि जो भारत का ऊर्जा सुरक्षा है, ठीक है, एनर्जी की सिक्योरिटी है, उसको और भी ज्यादा बढ़ावा देगा।
और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कि भारत के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर जो हाई पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया जो है जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होता है, उन एरिया और एक हरित और स्वच्छ ग्रह यानी कि एक ग्रीन और क्लीन प्लेनेट को प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा, यानी कि एक क्लीन प्लेनेट, एक बढ़िया विदाउट पोल्यूटेड कंट्री बनाने में मदद करेगा ये वाला प्लान। ठीक है, तो अमेरिका और भारत ने इस प्लान को मिलकर लॉन्च किया, हाइड्रोजन टास्क फोर्स। आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कैसे काम करने वाला है। ठीक है, अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिली, फिलहाल यही है कि ये प्लान इस तरीके का रहने वाला है, ऐसे ही काम करेगा और इसका नाम हाइड्रोजन टास्क फोर्स है। SCEPF फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, USISPF, ये स्पेशली हाई जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो और गूगल ने साझेदारी में 5G स्मार्टफोन जियो नेक्स्ट बनाया। गूगल और जियो यानी कि रिलायंस जियो दोनों ने मिलकर, यानी कि दोनों की साझेदारी रही है, एक नया फोन बनाया जो कि 5G है। उसका नाम देखिए, जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट क्यों, आपको पता है कुछ टाइम पहले, ठीक है 2-3 साल पहले जियो ने एक फोन लॉन्च किया था जो कि कीपैड वाला फोन था, जियो फोन के नाम से जिसको जाना जाता है। अब ये नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि स्क्रीन टच इस तरीके का रहने वाला है, जिसको नाम दिया गया जियो फोन नेक्स्ट। जियो फोन नेक्स्ट ये एक 5G रहने वाला है। रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर इसको बनाया, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है वो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रहने वाला है। गूगल की जितने भी फीचर्स हैं और जियो के जितने भी फीचर्स हैं वो सभी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सितंबर से ये सेल के लिए उपलब्ध होगा इंडिया के अंदर, यानी कि अवेलेबल होगा। सितंबर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली फोन लॉन्च हो चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा कि जियो के साथ कौन सी कंपनी ने मिलकर जियो नेक्स्ट फोन को लॉन्च किया है, तो जियो और गूगल ने किया है, या फिर गूगल ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर जियो नेक्स्ट लॉन्च किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। या फिर क्वेश्चन ये बन जाएगा, जियो, रिलायंस जियो और गूगल ने मिलकर कौन से फोन को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, जियो नेक्स्ट है। तो एक क्वेश्चन से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इजराइल ने सफलतापूर्वक हवाई लेजर गन का परीक्षण किया। हवाई लेजर गन हाल ही में यार आपने न्यूज में देख लिया होगा, काफी सारे बड़ाई कर रहे थे न्यूज में कि इजराइल की जो सैन्य शक्ति है वो और भी बढ़ने वाली है, डिफेंस पावर और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक सफल परीक्षण कर लिया है हवाई लेजर गन का, जो कि वर्ल्ड वाइड पहली बार इजराइल ने किया है। क्योंकि इजराइल तो यार वेपन्स के मामले में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इजराइल ही करता है वेपन्स को ऑल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड में। तो ये काम कैसे करने वाला है, ये एक लेजर एयर गन है, यानी कि हवा में अगर कुछ भी ड्रोन है, हवा में कोई भी फाइटर जेट वगैरह है या फिर कोई भी मिसाइल है, उसको लेजर के थ्रू काफी दूर से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। और जो परीक्षण किया है इजराइल ने, ये फिलहाल कुछ फुट की दूरी से किया है, लगभग 2 फीट की दूरी से इसको किया है। 2 फीट की दूरी से इन्होंने ड्रोन को उड़ाया है, इसी वजह से सक्सेसफुल है। और इजराइल के साइंटिस्ट का, यानी कि मतलब इंजीनियर्स का ये कहना है कि जब ये पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा, यानी कि जो ये लेजर गन है ये पूरी बन के रेडी हो जाएगी, लगभग 20 किलोमीटर तक ये किसी भी फाइटर जेट, मिसाइल या फिर ड्रोन को उड़ा सकता है, खत्म कर सकता है उसको 20 किलोमीटर की दूरी से। तो यार अपने आप में बड़ा खतरनाक रहने वाला है। तो याद रखिएगा इजराइल ने इसको लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया है हवाई लेजर गन का। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की। फ्रेंड्स हाल ही में 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने घर घर योगा को पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसके लिए इन्होंने एक 25,000 का सालाना बजट भी जारी किया है। इस मुहिम के थ्रू क्या होगा, यानी कि योग विज्ञान के थ्रू क्या होगा, इसमें ये दिल्ली के अंदर 21 केंद्र बनाने वाले हैं, योगा सेंटर्स बनाने वाले हैं एक तरीके से, जिसमें जो योगा इंस्ट्रक्टर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, 1 साल तक। उसके बाद जो वो फुल ट्रेंड हो जाएंगे, जितने भी योगा इंस्ट्रक्टर निकलेंगे वो घर घर जाकर या फिर पार्क में जाकर या फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर योगा सिखाएंगे, योग कराएंगे। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है।
दुनिया में हर एक देश योगा को आगे ले जाना चाहता है, योगा के बारे में जानना चाहता है, ठीक है। तो योगा में इंटरेस्ट दिखा रहा है और योग गुरु इंडिया को माना जा रहा है वर्ल्ड वाइड, तो इसीलिए स्टेट भी इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा, योग विज्ञान जो ये पाठ्यक्रम है 1 साल का, या फिर जो ये इनिशिएटिव है ये किसने शुरू किया है, कौन सी राज्य की सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है, जिसमें 21 सेंटर बनाए जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है और लगभग 450 के आसपास स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्टर बनने के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। नेक्स्ट करंट इवेंट है, टीम को हराकर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता। जो लोग क्रिकेट लवर होंगे ऑब्वियसली वो तो इसके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ये एक क्रिकेट कंपटीशन लीग है जो कि आईसीसी के थ्रू शुरू किया गया था 1 अगस्त 2019 को, और इतिहास इसीलिए रचा गया न्यूजीलैंड के थ्रू क्योंकि जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब है वो न्यूजीलैंड ने जीता है पहली बार, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं वो केन विलियम्स है, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि न्यूजीलैंड ने इस लीग में किसको हराकर ये खिताब जीता है, फाइनल जीता है? भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर न्यूजीलैंड ने इस खिताब को जीता है। लीग का नाम एक बार देख लीजिए, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो फिलहाल चल रही थी वो न्यूजीलैंड ने जीत ली है। 1 अगस्त 2019 में आईसीसी के थ्रू शुरू किया गया था। क्लियर है? ये चीजें नोट डाउन होनी चाहिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होती है, और कुछ दिन बाद आप फिर भूल जाते हो कि ये लीग कौन सी थी, मैं भूल गया किसने जीती थी। जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, ऑब्वियसली उनको तो इनके बारे में पता ही होता है, लेकिन जो लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते, कम इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनको इन चीजों को नोट डाउन करते हुए जरूर चलना चाहिए क्योंकि फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम होगी। आई होप आपने नोट डाउन कर ली होंगी सभी चीजें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट करंट इवेंट। आज थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है, इसी वजह से बार बार थोड़ा सा ध्यान हट रहा था, डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आपने सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा करंट इवेंट लगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में तो मिलेंगे ही, उससे पहले जीत की उड़ान सीरीज में मिल जाएंगे क्योंकि 1-2 दिन बाद ही आ रहा है लेक्चर नंबर 9 हिस्ट्री का, जिसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में डेली तुम आपको मिलता ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।